सोचिए, किसी भी बड़ी चीज को बनाने के लिए एक इमारत हो, एक पुल हो, एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता है ना? तो फिर एक पूरे देश को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमारे संविधान बनाने वालों ने भी देश के लिए एक ऐसा ही ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आज चलिए उसी ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल सीधा सा है, भारत का ऑफिशियल सपना क्या है? मतलब वो कौन सी गाइडबुक है जो हमें बताती है कि भारत को आगे चलकर कैसा देश बनना है? और इसका जवाब देखिए, कोई बोरिंग सा कानूनी नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक महान विजन है। और वो जवाब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, शॉर्ट में कहें तो डीएसपी। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में लिखे वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। आप इसे एक तरह से देश का मॉरल कंपस समझ सकते हैं, जो बताता है कि भाई हमें जाना किस तरफ है। और ये सिद्धांत कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिर्फ एक वाक्य से लग जाता है। उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। सोचिए, संविधान की आत्मा। तो चलिए आज इसी आत्मा को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ये सिद्धांत एक मॉरल कंपस की तरह काम करते हैं, पर कैसे? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी तुलना हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से करना। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, है ना? लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। फर्क समझिए, फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के लिए हैं और वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, इसीलिए इन्हें नेगेटिव राइट्स कहते हैं। वहीं डीपीएसपी वो पूरे समाज के लिए हैं और सरकार को कुछ अच्छा करने का आदेश देते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव राइट्स हैं। तो मन में सवाल आएगा कि अगर ये लीगली बाइंडिंग है ही नहीं, तो फिर इनका फायदा क्या है, इनकी अहमियत क्या है? तो देखिए, इन्हें किसी सख्त कानून की तरह मत देखिए। इन्हें एक नॉर्थ स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह देखिए। जैसे समंदर में एक जहाज ध्रुव तारे को देखकर अपना रास्ता तय करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा देश इन सिद्धांतों को देखकर अपने भविष्य का रास्ता तय करता है। ये वो मंजिल है जिसकी तरफ हमें लगातार बढ़ते रहना है। तो इन सारे सिद्धांतों का, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? एक शब्द में कहें तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब एक ऐसा देश जो अपने हरेक नागरिक की भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करे। और ये लक्ष्य कोई छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत बड़े, बहुत एम्बिशियस गोल्स हैं। समाज में सबको न्याय मिले, आर्थिक बराबरी आए, सही मायने में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो और सबसे जरूरी, हर इंसान को एक इज्जत की जिंदगी जीने का मौका मिले। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और उन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के इस पूरे ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 38 जो कहता है कि इनकम और मौकों में जो असमानता है उसे कम किया जाए। फिर आर्टिकल 39 जो कहता है कि देश के संसाधनों का बंटवारा फेयर तरीके से हो। और हाँ, इसी में वो मशहूर बात भी है कि आदमी हो या औरत, अगर काम बराबर है तो सैलरी भी बराबर होनी चाहिए। और फिर आर्टिकल 41 जो काम, शिक्षा और पब्लिक हेल्प के अधिकार को सिक्योर करने की बात करता है। और ये सब सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। आर्टिकल 39A को ही ले लीजिए। ये पक्का करता है कि कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए इंसाफ से दूर न रह जाए क्योंकि उसके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया, जो आज पूरे देश में लोगों को फ्री कानूनी मदद देता है। ये प्रिंसिपल समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं उनकी सुरक्षा पर भी पूरा जोर देते हैं। जैसे आर्टिकल 42 जो काम करने की जगहों पर सही माहौल और महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है और इसी के आधार पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे कानून बने। या फिर आर्टिकल 45 जो 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। और ये वाला तो इतना पावरफुल साबित हुआ कि आगे चलकर राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट ही बन गया। तो देख रहे हैं कैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक फंडामेंटल राइट की वजह बन सकता है। अच्छा, तो सोशल जस्टिस तो हो गया, लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और देश के लॉन्ग टर्म विजन को भी एक दिशा देते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है आर्टिकल 40। ये कहता है कि गांवों में पंचायतें बनाई जाएं ताकि लोग अपना शासन खुद कर सकें। कई दशकों तक ये सिर्फ एक सपना ही था, लेकिन फिर 1992 में 73rd संविधान संशोधन ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया और डेमोक्रेसी को बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया।
बिल्कुल इसी तरह एक और बहुत चर्चित आर्टिकल है आर्टिकल 44। ये सरकार को ये डायरेक्शन देता है कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश करे। ये देश के उन बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स में से एक है जिस पर आज भी बहस और चर्चा होती रहती है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये सिद्धांत और भी कई बड़ी बातें करते हैं, जैसे आर्टिकल 48A जो कहता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है और इसी से प्रेरित होकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बने। आर्टिकल 49 हमारी ऐतिहासिक इमारतों को बचाने की बात करता है। आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करें। और आर्टिकल 51 तो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की बात करता है। मतलब आप देखिए, ये सिर्फ देश के अंदर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विजन देते हैं। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और एक बड़ा सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट्स और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आखिर रिश्ता क्या है? क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको ना बहुत आसानी से समझा जा सकता है। स्टेप 1 फंडामेंटल राइट्स, ये एक आम इंसान को सरकार की ताकत से बचाते हैं। स्टेप 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और स्टेप 3 जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक बैलेंस्ड और असरदार संविधान बनता है जहां किसी की पर्सनल आज़ादी भी ना छीनी जाए और पूरे समाज का भला भी हो। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि भले ही हम इन सिद्धांतों को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, लेकिन जैसा हमने अभी अभी देखा, हमारे देश के कितने ही बड़े बड़े कानून इन्हीं सिद्धांतों की कोख से जन्मे हैं। इनके मॉरल विजन को अपनाए बिना एक सच्चा वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये ब्लूप्रिंट, ये नक्शा 1950 में तैयार हुआ था। हमने देखा कि इस पर कई दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, कई कानून बन चुके हैं, काफी काम हुआ है। लेकिन आज 70 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद इस ब्लूप्रिंट पर जो देश की इमारत बन रही है वो अपनी मंजिल से कितनी दूर है और कितनी करीब, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए।